बच्चों, आपने भारत पाकिस्तान के विभाजन की बातें देखी, आपने प्रथम विश्व युद्ध भी सुना होगा, पढ़ा होगा, आपने द्वितीय विश्व युद्ध की भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी बातें सुनी और पढ़ी होंगी। बच्चों, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि कैसे उस समय अपने घर बार को छोड़कर दूसरी जगह जाना, कैसे विस्थापितों की तरह रहना, उस समय उन लोगों ने क्या क्या यंत्रणा झेली होगी। आज हम कह देते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन इस आज़ादी के पीछे कितना दर्द झेलना पड़ा है, कितना संघर्ष करना पड़ा है, एक रिफ्यूज़ी कहलाने का तमगा लेना पड़ा है। तो रिफ्यूज़ी क्यों कहलाए गए? क्योंकि उन्हें अपने ही सब कुछ, अपनी चीज़ें होते हुए भी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी। और यह सब कब होता है? जब इंसान के जो विचार हैं वो राजनीतिक रूप से इतने हावी हो जाते हैं कि वह अपने आप को सुप्रीम पावरफुल समझने लगता है, और यह लड़ाइयों को जन्म देता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लड़ाइयाँ ना हो, युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध ऊपरी स्तर पर नहीं होते, जो लास्ट का जो पर्सन है उसके लिए युद्ध बहुत ही घातक परिणाम लेके आ रहा है। हम बात कर रहे थे हमारे पोएम रिफ्यूजी ब्लूज़ की, जिसमें विंस्टन हग ऑडेंसन ने हमें क्या बताया कि कैसे उस टाइम वियतनाम का युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सर्कमस्टांसेस थे, और वहाँ पे एक पति अपनी प्रेमिका से कहता है, एक पति अपनी पत्नी से कहता है, देखिए कि अलग अलग जो स्टेंजाज है अलग अलग बातें लेके आ रही है। एक स्टेंजा में वो कहते हैं, प्रेयसी यहाँ पे सब कुछ है लेकिन आपके और मेरे रहने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े घर हैं लेकिन उन घरों में कौन अलाउड है? पैट्स अलाउड है, डॉग्स अलाउड है। एक कैट को भी मैंने घर के अंदर जाके देखा, इट मीन्स उसको भी घर में रहना अलाउड है, लेकिन प्रेयसी आपको और मुझे कहीं कोई रहने की जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मेरा जो पासपोर्ट है वह भी वैलिड नहीं है, इट मीन्स मेरा नहीं है तो आपका भी नहीं है। तो हे प्रेयसी, आप और हम कहाँ जाएंगे? क्यों? क्योंकि हमें तो जिंदा रहते हुए भी मृत मान लिया गया है। कई सारे सर्कमस्टेंसेस आते हैं। हिटलर की बात की जाती है, हिटलर के बारे में बताया जाता है कि कैसे, किन परिस्थितियों में हिटलर जो है 10,000 सोल्जर्स को मार्च के लिए कह देते हैं। किसके लिए? प्रेयसी, वो आपको और मुझे ही ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे रिफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो एक सभा कर रहे हैं और उसमें स्पीकर क्या कह रहा है कि अगर ये रिफ्यूजी यहाँ पे आ गए तो ये तो हमारा खाना और रहना छीन लेंगे, हमारे इनकम सोर्स को छीन लेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो वही चीज़ शेयर करेंगे ना। जहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात चलेगी तो इनको भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए और इनको भी तो फूड और शेल्टर चाहिए। तो प्रेयसी, आप और मैं एक रिफ्यूजी की तरह है, जहाँ पे हम लोगों के लिए इस धरती पर अब कहीं कोई स्थान नहीं प्रतीत होता है, नहीं प्रतीत होता है। बच्चों, यह जो पोयम है विंस्टन हग ऑडेंसन की हमने पढ़ी थी। आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर पार्ट थर्ड, जिसमें हम लेके आएंगे क्वेश्चंस एंड स्टेंजा बेस्ड question answers. Okay, first we are taking questions here. What is the theme of the poem? इस पोएम की एक्चुअल थीम क्या है? The theme of the poem revolves around the refugees and their unhappiness. यह जो पोएम है, पूरी की पूरी पोएम की अगर हम बात करते फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम टू द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, हम क्या देखते हैं कि ये जो पोएम है एक रिफ्यूज़ी की जो बातें हैं, एक रिफ्यूज़ी के जो दुख दर्द हैं उनके बारे में एक्सप्रेशन दे रही है। दे वर सैड एंड मेलनकली, वो बहुत दुखी हैं, उनकी आत्मा बहुत ज़्यादा पेन फील कर रही है। द पोएट एनकैप्सुलेट्स देयर सफरिंग्स, हार्ट ब्रेक एंड देयर परसिक्यूशन एज स्लेव्स एंड इन द कैंप्स फॉर रिफ्यूजीज। हम क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो पोएट है वह उन सब चीज़ों को, रिफ्यूज़ी की उन सब चीज़ों को हम सब के सामने पोएट्री के रूप में लेके आए हैं कि उनकी सफरिंग्स, उनको कितने तरह की परेशानियाँ हो रही है, उनका दिल टूट गया है, उनके पास में एज ए स्लेव रहने के लिए उनको अपने आप को रखने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है, और वो कैंप्स में भी
अलग अलग कैंप्स उन लोगों के लिए बना दिए गए हैं। उन कैंप्स में रिफ्यूजीज़ की तरह वो वहाँ पे रह रहे हैं। द पोएम इज़ अबाउट अ जूइश कपल। यह जो पोएम है स्पेशली एक जूइश कपल के द्वारा कही गई है, हु एस्केप फ्रॉम जर्मनी एंड इमिग्रेट टू द यूएसए। इन लोगों ने क्या किया, ये जूइश कपल है, जब युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ये जर्मनी से एमिग्रेट होके कहाँ पे चले गए बच्चों, ये चले गए यूएसए। These refugees were in agony and pain as they had no place to go live a normal life। ये जो refugees हैं ये बहुत ही दुख दर्द, बहुत ही परेशानियां झेल रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके पास में एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर कि वो जाकर रह सकें, अपना घर कह सकें जिस चीज़ को, वैसा कुछ भी नहीं था। दे आल्सो हैड अ कॉन्स्टेंट फियर ऑफ लॉस ऑफ होम एंड डेथ दैट हॉन्टेड देम। और एक इसके अलावा और सबसे बड़ा उनके लिए डर का विषय क्या था बच्चों, उनका घर खो चुका था। उनके पास घर था, सब कुछ चीज़ें थी, बट वो जर्मनी से यूएस से माइग्रेट हो जाते हैं और वहाँ पे उनके पास में घर खोने का डर। सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने सिर पर हमेशा मौत का साया घूमता नज़र आता था। इट मीन्स किसी भी क्षण हमें मौत के मुंह में धकेला जा सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ हमें रिफ्यूजी ब्लूज़ में बताई गई। तो आप देखिए कि ये तो एक पोएट्री पार्ट है। रियल लाइफ में इंसानों के संग क्या हुआ होगा, कैसे वो परेशान हुए होंगे। वन क्वेश्चन हेयर, how is the essence of the poem captured in the lines two tickets to happiness। हमारी जो पोएम है उसमें एक एक्सटेंजा में लाइन आती है टू टिकट्स टू हैप्पीनेस। ये टू टिकट्स टू हैप्पीनेस क्या है, इसके बारे में क्या बातें की जा रही है, कौन से हैप्पीनेस के टिकट्स ली जा रही है, यहाँ पे देखिए। द नरेटर एंड हिज पार्टनर आर होमलेस एंड दे कैन नॉट गो बैक टू देयर होमलैंड। हम क्या देखते हैं, जो नरेटर है, जो यहाँ पे अपनी बातें रख रहे हैं, वह और उनके जो पार्टनर हैं वो दोनों ही बेघर हैं। होमलेस मीन्स बेघर हैं। और वो सबसे बड़ी बात है, उनका खुद का घर है, बट वो वापस अपने जर्मनी के लिए वापस जा भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में ऐसा पासपोर्ट है जो उनको यूएस से रहने की अनुमति देता नहीं है और जर्मनी वापस जाने के लिए अलाउड वो लोग नहीं है। दे ग्रीव फॉर देयर लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड होम। और इसीलिए उन्हें दुख होता है। किस चीज़ का दुख होता है? उनकी खुद की जो आइडेंटिटी है वह फिनिश हो गई है, उनका घर जो है वह वहाँ से, मतलब वो बेघर हो गए। क्यों? क्योंकि जर्मनी में थे और अब यूएसए में आ गए हैं। डिस्परेट टू बी हैप्पी दे आर रेडी टू पे फॉर इट। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो पे करने, किसी भी चीज़ के लिए पे करने के लिए भी तैयार है, बट चीज़ तो उन्हें अवेलेबल होनी चाहिए। द पिक्चर प्रेजेंटेड इज पीटीएस एंड लैमेंटेबल। हम क्या देखते हैं कि यह जो पोएट्री पोर्शन है, इस पोएम में जितनी भी पिक्चर, जितना भी हमें सीनरीज बता रही है, वो सब बहुत ही दुख देने वाली, शोकपूर्ण चीज़ों में शामिल है। दो दे कैन नॉट हैव द हैप्पीनेस इन रियलिटी। जिंदगी में, रियलिटी में उनके लिए कोई भी खुशी के सुखद क्षण नहीं थे। दे इमेजिन एन एक्सप्रेस ट्रेन दैट गोज टू अ लैंड ऑफ हैप्पीनेस। और वो अपनी कल्पनाशीलता में ही क्या करते हैं, एक ऐसी लैंड ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों की ज़मीन पर जाना चाहते हैं। खुशियों के एक ऐसे जहाँ में जाना चाहते हैं जहाँ पे उनका खुद का घर हो, उनकी खुद की आइडेंटिटी हो। एंड विश टू परचेज 2 टिकट्स फॉर इट। और इसीलिए क्या किया है उन्होंने, 2 टिकट्स परचेज करने के लिए बोल रखा है। वन फॉर हिमसेल्फ एंड अदर फॉर हिज पार्टनर। एक तो जो पति है वो अपने खुद के लिए और एक अपने प्रेयसी पत्नी के लिए टिकट चाहता है। The narrator desperately looks for some place to board the train, but every coach was full। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों, जो नरेटर है वो एक एक कोच को, ट्रेन के एक एक कोच, जैसे ट्रेन होता है, ट्रेन में अलग अलग डिब्बे होते हैं, तो एक एक कोच को झांक झांक के देखता है। बट हम क्या देखते हैं कि जो सारे कोचेज़ हैं, सारे जो कंपार्टमेंट्स हैं, वो सारे कंपार्टमेंट्स फुल हैं।
It is death present everywhere and they cannot afford to be happy as Hitler has called the whole of Europe that they must die. अब क्या होता है, माइग्रेट हो गए, इट्स ओके। अब परिस्थितियाँ हैं कि उनके पास घर नहीं है, एक खुशियों की वो एक कल्पनाशीलता में जीते हैं कि एक ऐसी लैंड हो जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हो। लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि एक जो डेथ है उनके सामने चारों तरफ मृत्यु का साया मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि हिटलर ने क्या कह दिया कि होल ऑफ द यूरोप दैट दे मस्ट डाई। यूरोप में क्या कह दिया कि जो रिफ्यूजीज आए हुए हैं उन्हें मरना होगा। Even in the end of a land for stretched whiteness of snow everywhere, it is displeasing to see that Nazi army is hunting the Jews obviously to kill them. अब हम क्या देखते हैं, परिस्थितियाँ और भी कठिन हो गई हैं, और भी रिफ्यूजीज़ के लिए विपरीत हो गई है हिटलर के अनाउंसमेंट के बाद में। और हम लैंड लास्ट में क्या देखते हैं, जो लैंड है वहाँ पे पूरी तरफ एक ऐसा खुला मैदान है जहाँ पे पूरी तरफ बारिश हो रही है। क्या? बर्फबारी हो रही है। बारिश भी किसकी? बर्फ़ की हो रही है। तो स्नो चारों तरफ है, स्नो की वजह से पूरी जगह वाइट पोर्शन से ढक गई है, इतनी बर्फबारी हो रही है। और सबसे डिस्प्लीजिंग, सबसे दुखी क्षण क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पे? सबसे दुखी क्षण आ रहा है जो नाजी आर्मी है वो क्या कर रही है, वो ज्यूइश लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। कितना कठिन होगा इन लोगों के लिए वहाँ पे। इट्स ओके, सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट। हम सुनते हैं कि आप अपने लिए रास्ता निकालिए, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कीजिए तो क्या हो सकता है बच्चों? हम क्या कहते हैं, युद्ध होना ही अपने आप में गलत चीज़ है, हमें इसे अपोज करना चाहिए। बच्चों, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ में स्टेंजा बेस्ड, जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वह भी लेके आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए उसको, रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज केयरफुली एंड फॉलो द क्वेश्चंस सेट देयर ओन कीपिंग द आंसर इन माइंड। हम स्टेंजा रीड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। ड्रीम्ड आई सॉ अ बिल्डिंग विद 1000 फ्लोर्स। मैं सपने में देख रहा हूँ। यहाँ पे रिफ्यूजी ब्लूज का ये जो एक्सट्रैक्ट है वो लेके आए आपके सामने। उसमें जो प्रेमी है, पति है, वह अपनी प्रेयसी से क्या कह रहा है? ड्रीम्ड आई सॉ अ बिल्डिंग। मैंने सपने में एक ऐसी बिल्डिंग देखी। उस बिल्डिंग में क्या था? 1000 फ्लोर्स थे। इट मीन्स 1 पोर्शन, 2nd पोर्शन, 3rd फ्लोर। हम कहते हैं ना कितने माले की बिल्डिंग है, कितने पोर्शंस बने हुए हैं, तो बोले 1000 फ्लोर्स उस बिल्डिंग में बने हुए हैं। 1000 विंडोज़ एंड 1000 डोर्स। और अलग अलग फ्लोर्स में हम क्या देखते हैं? 1000 विंडोज़ और 1000 जो डोर्स हैं वह सपने में इन्हें नज़र आ रहे हैं। Not one of them was ours, my dear, not one of them was ours। और अपनी प्रेयसी को बहुत ही दुखी होके क्या कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद में, हे प्रेयसी, एक भी आपका और मेरा नहीं है। हे मेरी प्रिय, एक भी आपके और मेरे लिए नहीं है। तो यह जो स्टेंजा है इसके ऊपर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं। What did the narrator see in a dream? नरेटर सपने में क्या चीज को देखता है, क्या अनुभव करता है वह सपने में? देखिए बच्चों, यहाँ डिड है, तो डिड होने की वजह से हम क्या करेंगे, ये जो सी हमारे फर्स्ट फॉर्म में है, जब हम आंसर के रूप में लेंगे तो हम यहाँ पे इसको 100 के रूप में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारा आंसर पैटर्न बन सके। ही सॉ अ बिल्डिंग विद 1000 फ्लोर्स, 1000 विंडोज एंड 1000 डोर्स। जो प्रेमी है वह एक सपने में ऐसी बिल्डिंग देखता है जिसमें कि 1000 तो फ्लोर्स होते हैं, उनमें 1000 विंडोज होती हैं और 1000 डोर्स होते हैं। वाई वॉज द नरेटर ग्रीव्ड? नरेटर महोदय क्यों दुखी हैं? The narrator was grieved not to find any room for him and his partner in such a large building.
नरेटर सबसे बड़े दुखी क्यों हो रहे हैं? वो क्या देखते हैं कि अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, पर इस इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक भी जगह आपके और मेरे रहने के लिए नहीं है। यहाँ पे आपके और मेरे रहने में कौन आ रहा है बच्चों? आप में आ रहे हैं पति, और कहने वाले कौन हैं? पति हैं। और बच्चों यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आ रही है, हिम एंड हिज पार्टनर। हिम में तो हम किसे कहेंगे? ये जो पोएट हैं ये लिख रहे हैं, एक रिफ्यूज़ी की कल्पना को बता रहे हैं, तो हिम फॉर द रिफ्यूज़ी एंड हिज पार्टनर, यहाँ पे उनकी प्रेयसी के लिए बातें की जा रही है कि उन लोगों के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक भी घर, एक भी स्थान रहने के लिए नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हियर वी आर टेकिंग, which figure of speech has the narrator used to describe the building? हम आपको हमारा जो फर्स्ट पार्ट लेके आते हैं पोएट्री का बच्चों, उस फर्स्ट पार्ट पोएट्री में हमेशा लिटरेरी डिवाइसेस, हम पोएट के बारे में पढ़ते हैं, समरी ऑफ द पोएम पढ़ते हैं, प्लस में हमेशा लिटरेरी डिवाइसेस को भी यूज़ करती हूँ यहाँ पे। तो इस पोएम में, इस पैसेज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया ये हमें बताना है। बिल्डिंग को डिस्क्राइब करते हुए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है? ही हैज़ यूज्ड हाइपरबोले टू डिस्क्राइब द ग्रैंड बिल्डिंग विद 1000 फ्लोर्स। यहाँ पे हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। रीज़न बिहाइंड इट कि 1000 फ्लोर्स के को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो वहाँ पे हम बिल्डिंग, लार्ज बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, फ्लोर्स की बात कर रहे हैं, तो हाइपरबोले जो फिगर ऑफ स्पीच है उसे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पैसेज हियर, व्हाई डज द नरेटर सी अ ड्रीम ऑफ अ ग्रैंड बिल्डिंग? नरेटर को ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हो गई कि वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के लिए सपना देखने लग गए? सपना देखना बुरी बात नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग का सपना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी क्या सरकमस्टांसेस आ गई उनके सामने कि उन्हें एक ग्रैंड बिल्डिंग का सपना देखना पड़ा। देखिए इसमें, बीइंग ए होमलेस रिफ्यूजी ही कैन सी ए ड्रीम ऑफ ओनली अ ग्रैंड बिल्डिंग वेयर ही कुड फाइंड अ लिटिल रूम टू लिव इन। इतनी बड़ी बिल्डिंग का सपना देखना एक रिफ्यूजी के लिए क्यों हुआ पॉसिबल? क्यों? क्योंकि वो सपने में एक ऐसा घर चाहता था जहाँ पे कि वह और उनकी प्रेयसी रह सके, इसीलिए उन्होंने ग्रैंड बिल्डिंग का सपना देखा ताकि उस ग्रैंड बिल्डिंग में छोटा सा कमरा उनके खुद के लिए भी हो सके। एक और स्टेंजा हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं बच्चों, एक और स्टेंजा के बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। होप आप पहले स्टेंजा को हमारे साथ रीड आउट करेंगे। बहुत ही मार्मिक भी है, दुख देने वाला भी है, बट थीम बेस्ड भी है। थीम बेस्ड क्या है कि हमें युद्ध और युद्ध के होने वाले खतरों के बारे में बताया जाता है, और आप देखिए कि किसी व्यक्ति ने उसको झेला है, उसकी वेदना हम यहाँ पे देख रहे हैं। लेट्स रीड हियर, स्टूड ऑन अ ग्रेट प्लेन इन द फॉलिंग स्नो। बर्फबारी हो रही थी और उस बर्फबारी खुले मैदान में हम वहाँ पे खड़े थे। हम कौन है यहाँ पे देखिए, 10,000 सोल्जर्स मार्च टू एंड फ्रो। 10,000 सोल्जर्स जो है वो मार्च पास्ट कर रहे थे, इधर उधर शफलिंग कर रहे थे। लुकिंग फॉर यू एंड मी माई डियर, लुकिंग फॉर यू एंड मी। और ये सोल्जर्स का मार्च पास्ट किसके लिए है? क्यों? क्योंकि वो आपको और मुझे ढूंढ रहे हैं। हे प्रेयसी, वो आपको और मुझे ढूंढ रहे हैं। तो ये जो बातें हैं कि किसी भी टाइम डेथ का जो मंडराना उनके सिर के ऊपर है, उसका वर्णन इस स्टेंजा में किया गया है। इस स्टेंजा के बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं, विच प्लेस डिड द नरेटर एस्केप टू? नरेटर ऐसी कौन सी जगह पे जाके छुप रहे थे? देखिए, The narrator escaped to some deserted snowy plain for safety. जो नरेटर हैं वो ऐसी जगह पे जाके छुप रहे हैं जो कि बहुत ही बर्फबारी वाला इलाका है,
बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित फील करने के लिए वहाँ पे जाके छुपे हुए हैं। और क्या देख रहे हैं कि 10,000 जो सोल्जर्स हैं वो मार्च पास्ट वहाँ पे कर रहे हैं। विच सोल्जर्स वर लुकिंग फॉर देम, कौन से सोल्जर उनको देख रहे थे? देखिए कहाँ के थे वो सोल्जर? नाजी सोल्जर्स वर लुकिंग फॉर देम, नाजी के जो सोल्जर्स थे वो उन लोगों को ढूंढने में लगे हुए थे। किसको बच्चों? जूइश कपल को। जूइश कपल की तरह और भी बहुत सारे जर्मनी के जो रिफ्यूजीज हैं उन्हें ढूंढने में वे लगे हुए थे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग हेयर, हु वर द नाजी सोल्जर्स लुकिंग फॉर, नाजी सोल्जर्स किसको ढूंढ रहे थे? दे वर लुकिंग फॉर द जर्मन ज्यूज, नाजी सोल्जर्स जो हैं वो जर्मन ज्यूज को ढूंढ रहे थे। दे वॉन्टेड टू किल देम, और क्यों ढूंढ रहे थे बच्चों? क्यों? क्योंकि वे उन रिफ्यूजीज को मारना चाहते थे। हिटलर ने आदेश दे दिया था कि उन्हें तो मरना ही पड़ेगा। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये जो परिस्थितियाँ हुई थी, बहुत ज़्यादा युद्ध की परिस्थितियाँ जो है वो खतरनाक पोजीशन लेके आई थी। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ मेंटल फ्रेम ऑफ द नरेटर डज दिस स्टेंजा इम्प्लाई, उस समय जब नरेटर इस स्टेंजा को लिख रहे थे उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, क्या चीज़ें वो महसूस कर रहे थे? देखिए इसका आंसर हम लेते हैं, प्लस हम क्या कहते हैं, अपने दिल में भी इस आंसर को बसा के रखना है। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थितियां कभी भी किसी के भी समक्ष नहीं आनी चाहिए। दिस स्टेंजा इम्प्लाइज अ फ्रेम ऑफ माइंड वेयर एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी डोमिनेट्स। यह जो स्टेंजा की लाइन्स है, यहाँ पे जो नरेटर का जो माइंड है उसमें मूवमेंट हो रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर एक डर, सेंस ऑफ फियर आ रहा है उनमें, और उनमें इनसिक्योरिटी आ रही है। क्यों? क्योंकि किसी भी समय उनको मौत के आगोश में भेज दिया जाएगा। बच्चों बहुत ही दर्दनाक जो पोयम है वह हमने रीड आउट की और उसी के बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। बट बच्चों थीम जरूर लीजिएगा कि संसार में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और यह संसार की जो शुरुआत है ये हमारे आसपास के वातावरण से होनी चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमारी फैमिली, फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमारी क्लास। तो यहाँ पे हम अपने वातावरण को सुखद रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, नियर अबाउट एवरीथिंग फील्स गुड। तो बच्चों यह हम आपके लिए लेके आए थे पोएट्री पार्ट का रिफ्यूजीज ब्लूज का क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट पोएम में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।